कभी ऐसा लगा है कि जो कुछ भी आप मानते आए हैं, धर्म, रिश्ते, समाज की बातें, वो सब दूसरों के कहे पर टिका है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जो मान रहा हूं, क्या वो सच में मेरा अनुभव है या सिर्फ सुनी सुनाई बातें? आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं वह इन सवालों को टालती नहीं है, बल्कि सीधे उनके बीचों बीच लेकर जाती है। किताब का नाम है मैं कहता आंखन देखी। यह कहानी है एक आम आदमी की, जो एक दिन तय करता है कि अब से वह सिर्फ उसी बात को मानेगा जो उसने खुद अपनी आंखों से देखी हो। न अफवाह, न परंपरा, न अंधविश्वास, सिर्फ अनुभव पर आधारित सोच। अगर आप भी सच की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, शुरुआत। एक सवाल से होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल साधारण दिन से। दिल्ली का एक मोहल्ला जहां लोग अपने अपने छोटे कामों में व्यस्त हैं। लेखक एक आम आदमी है, कोई बुद्धिजीवी नहीं, कोई राजनेता नहीं। वो परिवार चलाते हैं, नौकरी करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को उसी नज़र से देखते हैं जैसी उन्हें दिखाई जाती है। लेकिन एक दिन एक हादसा उनकी सोच को झकझोर देता है। उनके पड़ोस में एक आदमी की मौत हो जाती है। लोग कहते हैं कि वह शराब पीने की वजह से मरा। किसी ने देखा नहीं, किसी ने परखा नहीं। बस एक बात फैलती है और सब उस पर यकीन कर लेते हैं। लेखक को यह बात खटकती है। उनके मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं भी उन चीज़ों को सच मान लेता हूं जिन्हें मैंने कभी खुद अनुभव नहीं किया? क्या हम सब बस सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही अपने विचार बना लेते हैं? इसी एक सवाल से लेखक के भीतर एक भीतरी क्रांति की शुरुआत होती है। वो तय करते हैं, अब से मैं सिर्फ उसी बात को मानूंगा जो मैंने खुद देखा हो, खुद सुना हो, खुद परखा हो। इस फैसले को वे कहते हैं मैं कहता आंखन देखी, यानी जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही मेरा सच होगा। यह फैसला छोटा नहीं है, क्योंकि इससे उनकी पूरी जिंदगी, उनके रिश्ते, समाज के साथ उनका रिश्ता सब बदलने लगते हैं। वे चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल देते हैं। हर बात को वे अब एक खुले दिमाग और अनुभव के चश्मे से देखने लगते हैं। पहले अध्याय में लेखक हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारे आसपास जो भी बातें हम मानते हैं, धर्म, जाति, समाज, सम्मान, शर्म, वो सब हमने कभी अनुभव नहीं किया, बल्कि हमें सिखाया गया है, बताया गया है और हमने मान लिया है। यह अध्याय सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं है, यह विचार की एक क्रांति का पहला कदम है। यह हमें चुनौती देता है कि हम अपनी सोच को खुद के अनुभव के आधार पर दोबारा जांचें और शायद पहली बार सवाल करें कि क्या जो कुछ मैं मानता हूं वो मेरा अपना है भी या नहीं। अगर आप सिर्फ वही माने जो आपने अपनी आंखों से देखा है, तो क्या आप अपने धर्म, रिश्तों और समाज को उसी तरह देख पाएंगे जैसे आज तक देखते आए हैं? क्या आपकी दुनिया बदल जाएगी? जब आप आंखन देखी को अपना सिद्धांत बना लेंगे। जवाब जानने के लिए सुनते रहिए। अगला अध्याय, जहां लेखक पहली बार खुद के बनाए उस नियम का सामना करता है और टकराता है अपने ही परिवार और समाज से। चैप्टर 2, नियम की पहली परीक्षा। पहले अध्याय में आपने जाना कि कैसे लेखक ने एक साधारण सी घटना के बाद अपनी पूरी सोच बदल दी। अब वह तय कर चुके हैं कि वह सिर्फ वही मानेंगे जो उन्होंने खुद देखा हो। न परंपरा, न अफवाह, न किताबों का ज्ञान, सिर्फ अनुभव आधारित सत्य। लेकिन अब सवाल है, क्या यह नियम सच में व्यावहारिक है? क्या इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना आसान है? चैप्टर 2, इसी पहले संघर्ष की कहानी है, एक शादी और एक सिद्धांत। लेखक को एक शादी में जाना होता है। रिश्तेदार की शादी है, माहौल पारंपरिक है, कई सारे सामाजिक नियम, रीति रिवाज, रिश्तों की झूठी मुस्कानें। लेखक इन सबको अब एक नए नजरिए से देख रहे हैं। वह हर बात पर खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं इस शादी में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं चाहता था, या इसलिए क्योंकि समाज चाहता है कि मैं आऊं? जब वे दूल्हे के पिता को बधाई देते हैं तो उनके मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ औपचारिकता निभा रहा हूं? वो महसूस करते हैं कि हमारी पूरी सामाजिक दुनिया औपचारिकताओं और परंपराओं पर बनी है, जहां भावना से ज्यादा संस्कार निभाना जरूरी होता है। पर अब लेखक इन सब से अलग सोचने लगे हैं। वो हर क्रिया पर सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? परिवार की टकराहट, लेखक की सोच अब उनके परिवार को चौंकाने लगती है। जब वे किसी की बात पर सवाल करते हैं या कोई पारंपरिक रिवाज निभाने से मना करते हैं तो घर वाले कहते हैं, तुम बहस करने लगे हो, बदले बदले लगते हो। यहां से शुरू होती है लेखक की पहली असली परीक्षा। अब उनके सामने दो रास्ते हैं, या तो वे अपने आंखन देखी वाले नियम को छोड़ दें या फिर उस पर अडिग रहें, चाहे सामने अपने ही लोग क्यों ना खड़े हों।
लेखक तय करते हैं, वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें अब लोगों की नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वे अपने अनुभव और सोच के प्रति ईमानदार हैं या नहीं। यह अध्याय लेखक के भीतर के पहले संघर्ष की कहानी है, जब उनका सिद्धांत असल जिंदगी की परिस्थितियों से टकराता है। उन्हें रिश्तों, रीति रिवाजों और सामाजिक अपेक्षाओं को एक नई नज़र से देखना पड़ता है। यह अध्याय बताता है कि सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने सच पर अडिग रहो तो बदलाव वहीं से शुरू होता है। अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो आप सच में महसूस करते हैं, तो क्या आप अपनों को दुखी करने के लिए तैयार हैं? क्या सच की राह पर चलने के लिए हमें सबसे पहले अपनों से टकराना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब छिपा है अगले अध्याय में, जहां लेखक पहली बार खुद को एक धार्मिक और सामाजिक मुद्दे पर अकेला पाते हैं और उन्हें फैसला करना होता है, सच को बचाएं या रिश्ते निभाएं। चैप्टर 3, ईश्वर का सवाल। पिछले अध्याय में आपने देखा कि जब लेखक ने आंखन देखी के नियम को अपनाया तो सबसे पहले टकराव घर में हुआ, लेकिन असली चुनौती तो अब सामने आती है जब सवाल उठता है ईश्वर पर। यह अध्याय शुरू होता है एक बहस से। मोहल्ले के कुछ लोग मंदिर में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, धर्म क्या है, ईश्वर कौन है। किसी का तर्क शास्त्र पर है, किसी की आस्था जन्म से जुड़ी हुई है। लेखक वहां खामोशी से बैठे रहते हैं, लेकिन उनके भीतर उथल पुथल चल रही होती है। जब सवाल भीतर उठे, वो खुद से पूछते हैं, मैंने कभी ईश्वर को देखा है क्या? जो मैं मानता हूं वो मेरा अनुभव है या दूसरों का दिया हुआ विचार? वो याद करते हैं बचपन से उन्हें सिखाया गया कि भगवान हर जगह है, वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी महसूस नहीं किया, कभी देखा नहीं, कभी कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब है कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है? नहीं, लेखक यहाँ नास्तिक नहीं बनते, लेकिन वो कहते हैं जब तक मैं खुद अनुभव नहीं करता, मैं सिर्फ मान्यता के आधार पर कुछ नहीं कहूँगा। समाज की प्रतिक्रिया। जब लेखक यह विचार खुलकर सामने रखते हैं तो लोग चौंकते हैं, कुछ गुस्सा हो जाते हैं, किसी को लगता है कि उन्होंने धर्म का अपमान किया है, कोई उन्हें भटक गया मानता है। पर लेखक का मकसद अपमान नहीं है, उनका मकसद है सवाल करना और खुद अनुभव करके समझना। वो साफ कहते हैं, मैं ईश्वर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आंख मूंदकर मानने के पक्ष में भी नहीं हूं। जब तक कोई चीज मुझे खुद न छुए, तब तक मैं बस उसे पढ़ सुनकर सच नहीं कह सकता। यह अध्याय उस पहलू को छूता है जो सबसे संवेदनशील है, धर्म और ईश्वर। लेखक बिना आक्रामक हुए अपने नियम के तहत इस विषय को भी तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसते हैं। समाज को यह तरीका अजीब लगता है, क्योंकि हम सबको सिखाया गया है कि धर्म पर सवाल नहीं करते, लेकिन यही अध्याय बताता है कि सवाल करना नास्तिकता नहीं होता, ईमानदारी होती है। अगर आप ईश्वर को तब तक ना माने जब तक खुद अनुभव ना हो, तो क्या आपका समाज आपको स्वीकार करेगा या आपको अकेला छोड़ देगा? क्या सच की राह पर चलना मतलब अकेले चलना होता है? इसका जवाब जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, जहां लेखक की आंखन देखी की सोच उसे ले जाती है एक ऐसे मोड़ पर जहां उसे अपने सिद्धांत के लिए समाज के बनाए कानूनों से भिड़ना पड़ता है। चौथा अध्याय, जब कानून से टकराया। सच। अब तक लेखक ने अपने सिद्धांत, मैं कहता आंखन देखी को घर, परिवार, समाज और यहां तक कि ईश्वर तक के सवालों पर आजमाया। हर बार टकराव हुआ, लेकिन लेखक डिगे नहीं। अब यह सिद्धांत एक नए मोर्चे पर चुनौती के सामने खड़ा होता है। कानून और व्यवस्था के स्तर पर घटना की शुरुआत। एक दिन उनके मोहल्ले में चोरी होती है। पड़ोसियों को शक है कि पास के ही एक युवक ने यह काम किया है। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक अफवाह उड़ती है और सभी लोग उस लड़के को चोर मान लेते हैं। भीड़ जुटती है, गुस्सा उबलता है, पुलिस बुलाई जाती है और उससे पहले ही लोग तय कर लेते हैं कि वह लड़का अपराधी है। लेकिन लेखक चुप नहीं रहते। वो पूछते हैं, क्या आपने किसी को चोरी करते हुए देखा? क्या आपने उस लड़के को कुछ उठाते देखा? लोगों को यह बात चुभती है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, बस सुना है, और समाज में सुनी सुनाई बातों का वजन देखा सुने से कहीं ज्यादा होता है। लेखक का हस्तक्षेप। लेखक पुलिस से साफ साफ कहते हैं, मैंने कुछ नहीं देखा तो मैं किसी को दोषी नहीं मान सकता। जब पुलिस उनसे गवाही देने को कहती है तो वो यही उत्तर दोहराते हैं। भीड़ उन्हें दोषी के पक्ष में बोलने वाला कहती है, लेकिन लेखक कहता है, मैं पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ न्याय के पक्ष में हूं। टकराव और अकेलापन। भीड़ अब लेखक से नाराज है। मोहल्ले में लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। कुछ लोग उन्हें उल्टा आदमी कहते हैं, यहां तक कि कुछ रिश्तेदार भी कहते हैं। हर बात में तर्क नहीं चलता, कभी तो भीड़ के साथ चलो। लेकिन लेखक अपनी सोच पर अडिग रहते हैं। उनके लिए अब सच की परिभाषा बिल्कुल साफ है।
जो मैंने खुद नहीं देखा वो मैं नहीं कह सकता, चाहे सारा समाज कुछ और कहे। यह अध्याय आंखन देखी को एक सामाजिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की कसौटी पर लाता है। लेखक पहली बार भीड़ की मानसिकता से टकराते हैं। ये टकराव सिर्फ वैचारिक नहीं, सामाजिक बहिष्कार जैसा हो जाता है। लेकिन लेखक सच के साथ खड़े रहते हैं, चाहे अकेले क्यों ना पड़ जाए। अगर आप सच के लिए अपनी सामाजिक पहचान खोने को तैयार हैं, तो क्या आप सच में आजाद हो जाएंगे या फिर अकेलेपन की कैद में चले जाएंगे? क्या सच की लड़ाई लड़ने वाले को समाज से बाहर कर दिया जाता है? इसका जवाब छिपा है अगले अध्याय में, जहां लेखक का सिद्धांत पहली बार खुद अपने आप से टकराता है और सवाल बन जाता है, क्या हर अनुभव सच होता है या सच सिर्फ अनुभव से बड़ा होता है? चैप्टर 5। जब खुद से टकराया आंखन देखी। अब तक लेखक समाज, परिवार, धर्म और कानून से टकरा चुके हैं। हर बार उन्होंने अपने सिद्धांत मैं कहता आंखन देखी पर अडिग रहने की कोशिश की। लेकिन इस अध्याय में टकराव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होता है। एक आत्म संघर्ष शुरू होता है। एक ऐसा सवाल उठता है जिससे बच पाना मुश्किल है। एक भ्रमित अनुभव। लेखक एक बार बाजार में जाते हैं। वहां उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी को पैसे चुराते देखा, बस एक झलक, कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं, कोई पक्का प्रमाण नहीं। वो पुलिस को बताते हैं, लेकिन बाद में जब वो सोचते हैं तो उन्हें महसूस होता है, मैंने जो देखा क्या वो सच था या मेरी कल्पना? क्या मैं अपने अनुभव पर भी पूरी तरह भरोसा कर सकता हूं? अब तक उन्होंने दूसरों के कहे पर भरोसा नहीं किया। अब सवाल है, क्या अपने देखे पर भी भरोसा करना हमेशा सही होता है? सच्चाई बनाम दृष्टिकोण। यह अध्याय हमें यह दिखाता है कि हर अनुभव, हर आंखन देखी जरूरी नहीं कि वह पूरी सच्चाई हो। दृष्टिकोण, मनोदशा, पूर्व धारणाएं सब अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। लेखक खुद से पूछते हैं, अगर मेरी आंखों ने धोखा दिया तो क्या मेरा सिद्धांत भी गलत हो जाएगा? यह पहली बार है जब लेखक अपनी सोच पर गंभीरता से पुनर्विचार करते हैं। वह अनुभव के सीमित दायरे को पहचानते हैं और समझते हैं कि हर देखा गया सच नहीं होता। कभी कभी जो नहीं देखा गया वो भी सच हो सकता। एक गहरा मोड़। लेखक यह नहीं कहते कि उनका सिद्धांत गलत था, लेकिन वे इसे और परिपक्व रूप देने लगते हैं। अब वे अनुभव के साथ साथ जांच, तर्क, सहनशीलता और मौन को भी अहम मानते हैं। वे समझते हैं कि आंखन देखी सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझना, ठहरना और खुद से ईमानदारी रखना भी जरूरी है। लेखक पहली बार खुद से सवाल करते हैं, क्या उनका देखा ही अंतिम सत्य है? यह अध्याय अनुभव के सीमित होने और मानवीय त्रुटियों को सामने लाता है। अब लेखक अपनी सोच को और भी गहराई और विनम्रता के साथ अपनाते हैं। वे सीखते हैं कि सत्य तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ आंखों से नहीं, मन और विवेक से भी गुजरता है। अगर खुद का अनुभव भी भ्रमित हो सकता है, तो फिर सच की कसौटी क्या होनी चाहिए? क्या आंखों से देखा गया सच ज्यादा जरूरी है या दिल से समझा गया सच? इसका उत्तर छुपा है अगले अध्याय में, जहां लेखक पहली बार किसी ऐसे अनुभव से गुजरते हैं जिसे न देखा जा सकता है, न समझाया, बस महसूस किया जा सकता है। चैप्टर 6। जब अनुभव भी शब्दों से बाहर हो गया। पिछले अध्याय में लेखक ने पहली बार अपने सिद्धांत पर संदेह किया। उन्होंने यह महसूस किया कि जो आंखों से देखा जाता है वह भी कभी कभी भ्रम हो सकता है। अब इस अध्याय में लेखक एक ऐसी घटना से गुजरते हैं जो उन्हें पहली बार यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या कुछ सच्चाइयां ऐसी भी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा या कह नहीं जा सकता? एक अप्रत्याशित अनुभव। एक दिन लेखक अकेले किसी पहाड़ी स्थान पर घूमने जाते हैं। सामने प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता में है, न कोई शोर, न कोई इंसान, न कोई संवाद, सिर्फ शांति। वहीं अचानक एक क्षण ऐसा आता है जब लेखक को ऐसा अनुभव होता है मानो समय रुक गया हो। वो किसी से जुड़े नहीं होते, लेकिन सब कुछ से जुड़े हुए महसूस करते हैं। न कोई विचार, न कोई भाषा, न कोई पहचान, बस एक मौन, एक अंतरात्मा की गहराई में उतरने का अनुभव। आंखन देखी की सीमाएं। जब लेखक लौटते हैं और इस अनुभव को किसी से साझा करना चाहते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि इसे कैसे कहें। न शब्द मिलते हैं, न भाषा इस एहसास को पकड़ पाती है। और वहीं उन्हें एहसास होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो न आंखों से देखी जाती हैं, न कानों से सुनी जाती है, बल्कि सीधी आत्मा में उतरती है। उनका सिद्धांत मैं कहता आंखन देखी इस बिंदु पर पहुंचकर एक नई परिभाषा लेने लगता है। अब आंखन देखी सिर्फ बाहरी अनुभव नहीं रही, अब वो भीतर की अनुभूति भी बन जाती है। सच्चाई, अनुभव या अनुभूति? लेखक सोचते हैं, क्या मैंने इस अनुभव को देखा?
नहीं। क्या मैंने इसे सुना? नहीं। लेकिन क्या ये मेरे साथ घटा? बिल्कुल। तो क्या अनुभूति भी आंख अनदेखी का हिस्सा है? अब लेखक के लिए देखना एक भौतिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरूकता बन जाती है। वो समझते हैं कि जो कुछ भी उन्हें सच में छू जाए, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी, वही उनका सत्य है। यह अध्याय लेखक की यात्रा को एक आध्यात्मिक मोड़ देता है। आंख अनदेखी की सीमाएं और उसकी परिभाषा दोनों ही विस्तृत हो जाती हैं। लेखक पहली बार यह स्वीकारते हैं कि कुछ सच्चाइयां किसी प्रमाण या तर्क से नहीं, बल्कि सिर्फ अनुभव से समझी जा सकती हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति शब्दों से आगे, सिद्धांतों से पार और मस्तिष्क से गहरे उतर जाता है। अगर कोई अनुभव न देखा गया हो, न सुना गया हो, न समझाया जा सके, फिर भी वो आपके भीतर कुछ बदल दे, तो क्या वो सत्य कहलाएगा? क्या हमारी सबसे गहरी सच्चाइयां वही होती हैं जिन्हें हम कह नहीं सकते, सिर्फ जी सकते हैं? इस रहस्य का अनावरण होगा अगले अध्याय में, जहां लेखक अनुभव और विचार के बीच की रेखा को पूरी तरह मिटा देता है और पहली बार वह सच को खोजने के बजाय उसे जीने लगता है। चैप्टर 7। जब जीना ही दर्शन बन गया। पिछले अध्याय में लेखक ने अनुभव किया था कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें देखा नहीं जाता, बस अनुभव और अनुभूति से जिया जाता है। अब इस अध्याय में वह एक और गहरे मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां सवाल अब यह नहीं है कि क्या सच है, बल्कि यह है कि सच को जिया कैसे जाए, दर्शन से जीवन तक। अब तक मैं कहता आंख अनदेखी एक विचार था, एक जीवन दृष्टि थी, लेकिन इस अध्याय में यह दर्शन जीवन शैली बन जाता है। लेखक अब हर बात में प्रमाण ढूंढने नहीं जाते, हर बात में बहस भी नहीं करते, बल्कि अब वह हर क्षण को पूरी उपस्थिति से जीते। सच को सोचने या खोजने की जगह वे उसे जीने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है हर चीज को कह देना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को बस पूरी तरह जी लेना ही सच्चा देखना है। एक साधारण दिन, असाधारण सीख। एक दिन लेखक एक साधारण दृश्य देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठा है, चुपचाप हवा में उड़ते पत्तों को देख रहा है। उसके चेहरे पर न कोई तनाव, न कोई उद्देश्य, बस मौन और संतुलन। लेखक उस पल को नहीं समझाते, न विश्लेषण करते, वो बस चुपचाप खड़े रहते हैं और पहली बार उन्हें समझ आता है शांति का अनुभव भी आंख अनदेखी है। भले उसमें कोई शब्द ना हो, वो लिखते हैं, अब मैं उस स्थिति में हूं जहां मुझे कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ ईमानदारी से जीना है। सत्य की नई परिभाषा। अब लेखक की आंख अनदेखी सिर्फ देखना नहीं, बल्कि पूरा जीना है। हर क्षण को बिना पूर्व धारणा, बिना पूर्व निर्णय, बिना जरूरत के साबित करने के जीना। वो स्वीकार करते हैं कि किसी और का सच अलग हो सकता है और वो भी उतना ही वैध हो सकता है, क्योंकि हर किसी की आंख अनदेखी उसकी अपनी जगह से सही है। लेखक अब सत्य को खोजने की बजाय सत्य में जीने की स्थिति में आ जाते हैं। बहस और प्रमाण से ऊपर उठकर वह मौन, अनुभव और स्वीकृति में उतरते हैं। मैं कहता आंख अनदेखी अब सिर्फ एक सोच नहीं, एक अभ्यास, एक जीने का तरीका बन जाता है। लेखक समाज को नहीं बदलते, लेकिन अपने देखने और जीने के ढंग को बदल देते हैं। अगर हर इंसान का अनुभव उसका अपना सत्य है, तो फिर क्या कोई एक अंतिम सत्य हो सकता है? क्या हम सब अपने अपने सत्य में जीते हैं और कोई भी पूरी तरह गलत नहीं होता? इस जटिल लेकिन जरूरी सवाल का जवाब छुपा है अंतिम अध्याय में, जहां लेखक बताते हैं कि आंख अनदेखी का अंत कहां होता है, या शायद कहीं कोई अंत होता ही नहीं। चैप्टर 8। जब अंत ही एक नई शुरुआत बन गया। अब तक लेखक एक साधक की तरह सत्य को खोजते आए। उन्होंने समाज से टकराव किया, खुद से सवाल पूछे, ईश्वर को परखा, मौन को सुना, लेकिन अब जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सवाल खत्म नहीं हुए, बस उनकी भाषा बदल गई है। एक आखिरी संवाद इस अध्याय की शुरुआत होती है। एक शांत दृश्य से लेखक अकेले बैठे हैं। एक नदी के किनारे, न पास कोई किताब है, न कोई चर्चा, बस पानी की बहती धारा और भीतर की एक अजीब सी स्थिरता। वो सोचते हैं, क्या मैंने जो देखा, सुना, जिया, वो सब सच था, या वो बस मेरी एक सीमित दृष्टि का हिस्सा था? तभी उनके भीतर से एक आवाज आती है, हो सकता है कि जो कुछ तुमने देखा वो उतना ही सच था जितना तुम देखने के लिए तैयार थे। सत्य की अंतिम झलक। अब लेखक को यह समझ आ जाता है कि सत्य कोई मंजिल नहीं, वो तो एक निरंतर बहने वाली नदी है। हर बार जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो और आगे बह जाता है। सत्य को ना तो बांधा जा सकता है, ना ही अंतिम रूप से परिभाषित किया जा सकता है।
अब मैं कहता आंखन देखी का अर्थ सिर्फ दृश्य अनुभव नहीं रहा, बल्कि एक विवेकपूर्ण जीवन जीना है, जहां आप स्वयं के प्रति ईमानदार हों और दूसरों के अनुभव को भी उतनी ही जगह दें जितनी अपने सत्य को देते हैं। एक अद्भुत स्वीकृति। लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ चीजों को न जानकर भी चैन से रह सकता हूं। यही असली आजादी है, जब आप ज्ञान के बोझ से मुक्त होकर स्वीकार के प्रकाश में जीना शुरू करते हैं। यह अध्याय सत्य की खोज से सत्य की स्वीकृति की ओर यात्रा है। लेखक अब जान जाते हैं कि कोई अंतिम सच नहीं, बस अनगिनत व्यक्तिगत सच्चाइयां हैं। मैं कहता आंखन देखी अब एक जिद नहीं, एक संवेदनशील, लचीली और विनम्र जीवन दृष्टि बन गई है। सत्य को थामने के बजाय उसे बहने देना ही सबसे सच्चा अनुभव है। अगर हर इंसान का सच अलग है और कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं है, तो क्या हमें दूसरों के सच को भी उतनी ही इज्जत और स्पेस देनी चाहिए जितनी अपने सच को? क्या समाज की एकता तभी संभव है जब हम सबकी आंखन देखी को स्वीकार करना सीखें? शायद इस सवाल का उत्तर आपके अपने जीवन के अनुभवों में छिपा है। चैप्टर 9, जब आंखन देखी मेरी और आपकी हो गई, पिछले 8 अध्यायों में लेखक ने अपनी पूरी जीवन यात्रा को हमारे साथ साझा किया। धर्म, समाज, परिवार, खुद से लड़ाई, ईश्वर से सवाल, मौन की गहराई और अंततः सत्य की स्वीकृति तक पहुंचना। लेकिन अब कहानी सिर्फ लेखक की नहीं रही। अब सवाल यह है, इस पूरी यात्रा में पाठक कहां खड़ा है? पाठक का आत्म साक्षात्कार। इस अध्याय में लेखक कोई नई घटना नहीं सुनाते, बल्कि हमें एक आईना पकड़ाते हैं। वो कहते हैं, अब तक तुमने मेरी आंखन देखी सुनी, अब बारी है कि तुम अपनी आंखें खोलो। अब लेखक हमसे पूछते हैं, क्या तुम भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जीते रहे हो? क्या कभी तुमने अपने अनुभवों पर सवाल उठाए? क्या कभी तुमने जो देखा वही कहा, या जो सब कह रहे थे वही दोहराया? अपने अनुभव की ईमानदारी लेखक अब पाठक को प्रेरित करते हैं कि वो खुद अपनी आंखन देखी खोजे, ना तो आंख मूंद कर दूसरों की बात माने और ना ही आंख खोलकर भी चुप रहे। वो कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या देख रहे हो और क्या कह रहे हो? सत्य अब साझा है। अब लेखक मानते हैं कि किसी एक इंसान की आंखन देखी से समाज नहीं बदलता, पर जब हर इंसान खुद को ईमानदारी से देखना शुरू करे, तभी बदलाव संभव है। वो हमें चेताते हैं, अगर तुम सिर्फ मेरी कहानी सुनकर रह जाओगे और खुद को नहीं टटोलोगे, तो ये किताब अधूरी रह जाएगी। अब फोकस लेखक से हटकर पाठक पर आ गया है। मैं कहता आंखन देखी, अब हम कहते अपनी आंखन देखी बनती है। ये अध्याय इंट्रोस्पेक्शन, आत्म जागरूकता और पर्सनल ऑनेस्टी को आमंत्रित करता है। लेखक अब गाइड नहीं बल्कि साथी बन जाते हैं, जो हमें खुद को देखने का साहस देते हैं। तो दोस्तों, मैं कहता आंखन देखी कि इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि सत्य कोई तयशुदा बात नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग रूप में आता है। लेखक ने हमें सिखाया कि आंखों से देखा गया हर अनुभव जरूरी नहीं कि दूसरों के लिए भी सच हो, पर अगर वो अनुभव भीतर तक बदल दे, तो वो आपकी आंखन देखी है, आपका सच है। अब सवाल ये नहीं कि लेखक ने क्या देखा, अब सवाल ये है, आपने क्या देखा, आपने क्या जिया? अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इसमें महसूस किया, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपकी आंखन देखी क्या है? क्या आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता? और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करिए, क्योंकि आगे हम इसी तरह की किताबों से जुड़ी बातें करेंगे जो सिर्फ दिमाग नहीं, दिल और ज़िंदगी को भी छूती हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसी ही गहरी यात्रा शुरू करें, तो आप सबसे पहले उसका हिस्सा बन सकें।